तो साहब मोटालाल जी आपके अस्पताल में भर्ती हुए हैं आईसीयू में। हिस्ट्री है हेड इंजरी की। और हेड इंजरी क्यों हुई इन्हें हेड इंजरी हुई क्योंकि इन्होंने अपनी पड़ोसन को छेड़ दिया और छेड़ने के कारण इनको किसी ने सर में डंडा मारा। अभी आपके अस्पताल में भर्ती हैं और डिसोरिएंटेड हैं, एजिटेटेड हैं, एंग्शियस हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं। 3 लोग इन्हें संभालने के लिए लग रहे हैं। आप अपने न्यूरो सर्जन को फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा पेशेंट भर्ती हुआ है हेड इंजरी के कारण। अब वो पूछता है कि इसका जीसीएस कितना है। जीसीएस, अरे ग्लासगो कोमा स्केल। अच्छा, तो आप कहते हो कि सर वो मैं देखने नहीं जा सकता, पेशेंट वैसे ही बहुत हाथ पैर फेंक रहा है। एक सिस्टर उसके पास गई थी तो उसने घूंसा मारा, सिस्टर दूर जाके गिरी और जोर जोर से चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंसल्टेंट बोलता है ठीक है मत देखने जाओ, मुझे समझ में आ गया कि इसका ग्लासगो कोमा स्केल कितना है। अब वीडियो को यहाँ पॉज करो और अगर आपको भी समझ में आ गया हो कि इसका जीसीएस कितना है तो ज़रा कमेंट में लिख दो। नहीं भी तो मैं भी 10-15 मिनट आपको समझाऊंगा और उसके बाद आप बाद में देखना कि आपने जो जज किया था वो सही था कि गलत था। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लासगो कोमा स्केल यानी जीसीएस। मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाऊंगा कि ये टिस्डेल और जेनेट ने 1974 में बनाई थी और 50 साल हो गए, कोई काम की बात नहीं है। हम ये सीखेंगे जो हमें रियल लाइफ में काम आएगा या कभी किसी एग्जाम में काम आएगा। क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी कोई स्केल बनाने की? क्योंकि पुराने ज़माने में, इवन आज से 20-25 साल पहले, हम लोग भी जब आईसीयू में काम करते थे तो टर्मिनोलॉजीज ऐसी चलती थी कि पेशेंट कैसा है, सर सेमी कॉन्शियस डिसोरिएंटेड है, थोड़ा सा लिथार्जिक है। और जो ज्ञानी होते थे वो स्टूपरस और डेलीरियस और इस तरह के भी शब्द निकालते थे। पर इसमें गड़बड़ ये थी कि ये शब्द ऑब्जेक्टिव नहीं है। जिसको मैं सेमी कॉन्शियस कहूँगा उसको आप लिथार्जिक कह सकते हो। आज भी पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, कल भी पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, कल से आज ज़्यादा सेमी कॉन्शियस है या कम सेमी कॉन्शियस है किसी को पता नहीं है। तो ये शब्द सब्जेक्टिव थे, व्यक्ति के जजमेंट पे डिपेंड करते थे। आप डिसाइड नहीं कर सकते थे कि नंबर पे कहें तो कल से इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर देखा एक ड्यूटी डॉक्टर ने था और पूछा दूसरे ड्यूटी डॉक्टर से जाए तो वो नहीं बता सकता था कि ये पेशेंट पहले से इम्प्रूव हुआ है या वर्सन हुआ है। तो बाद में ये सारे शब्द हटा दिए गए और इनकी जगह स्केल लगाई गई, ग्लासगो कोमा स्केल। तो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई करना था आपको पेशेंट की कॉन्शियसनेस को और उसके अराउजेबिलिटी को, और उसे ऑब्जेक्टिवली क्लासिफाई करना था। इसमें हम केवल 2 चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को जगाया जा सकता है कि नहीं, या वो अपने आप जागा हुआ है, और दूसरा वो अपनी सराउंडिंग्स के प्रति कितना अवेयर है, कितना कॉन्शियस है, उसे अपने आसपास के बारे में कितना पता है, कितना होश है। तो ये बेसिकली केवल होश जानने की स्केल है। तो जब भी कभी आपके पास कोई ट्रॉमा का विक्टिम आता है या कोई अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आता है, शब्द देखना, मैं अनकॉन्शियस नहीं कह रहा हूँ, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आता है या ट्रॉमा का पेशेंट आता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले उसका ABCDE करते हो। ट्रॉमा के प्राइमरी असेसमेंट में आप देखते हो कि उसका एयरवे ओपन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ओपन करते हो। वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है तो आप उसको सांस देने की कोशिश करते हो। फिर देखते हो पल्स है कि नहीं। तो ABC यदि तीनों ठीक हैं तो आप अगली चीज़ पे आते हो जो है डिसेबिलिटी, और आपकी ग्लासगो कोमा स्केल इसी डिसेबिलिटी में आती है। तो ABC जब आप देख चुके हो व्यक्ति का कि हाँ भाई सांस चल रही है, एयरवे प्रोटेक्ट कर रहा है और पल्स है या एक BP है उसका, तब आप देखते हो कि उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है, और वो कॉन्शियसनेस देखने में आपको ग्लासगो कोमा स्केल की ज़रूरत पड़ती है। ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस देखने का एक स्केल है। इसमें आप एक तो देखते हो कि पेशेंट, इनिशियली आप जज करते हो कि कितना कॉन्शियस है कितना नहीं, स्पेशली हेड इंजरी के पेशेंट्स में। दूसरे, आपको अपने कंसल्टेंट को बताने में आसानी होती है, कंसल्टेंट को बाद में बताने में आसानी होती है कि पेशेंट ऐसा है, और आप चेंजेस देख सकते हो कि पेशेंट आया था उससे वर्सन हुआ है या इम्प्रूव हुआ है। ठीक है साहब। तो अगर हेड इंजरी का कोई पेशेंट आया है तो उसमें ग्लासगो कोमा स्केल की प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है कि यदि ग्लासगो कोमा स्केल 2 या 3 है हेड इंजरी के पेशेंट में तो उसका प्रोग्नोसिस खराब है, यदि 10 या 12 है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। तो जीसीएस आपने सबने पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, और फिर भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप भी किसी उम्मीद से देख रहे हो कि सर शायद इसको थोड़ा अलग या थोड़ा अच्छा पढ़ाएंगे, और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर को पूरा सुन के आपका जीसीएस के प्रति रवैया चेंज हो जाएगा, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी।
तो जीसीएस में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ई, दूसरा होता है वी और तीसरा होता है एम। ये वो ईवीएम नहीं है जिस पे हर 5 साल में झगड़ा होता है, यहाँ हम आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट आंख खोल सकता है कि नहीं, अपने आप आंख खोल सकता है कि नहीं, वो कुछ बोल पा रहा है कि नहीं, या उसके शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या वो पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड बात कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो कमांड्स फॉलो कर सकता है कि नहीं, हाथ पैर हिला सकता है कि नहीं। इन तीनों चीज़ों के हिसाब से हम पेशेंट का बेस्ट पॉसिबल स्कोर निकालते हैं। तो हम पहले उसकी आंख चेक करते हैं कि आंख खोल पा रहा है कि नहीं। यदि अच्छी खोल पा रहा है तो अलग नंबर देते हैं, बिल्कुल नहीं खोल पा रहा है तो अलग नंबर देते हैं। सिमिलरली हम वर्बल रिस्पॉन्स का करते हैं और सिमिलरली हम मोटर रिस्पॉन्स के नंबर देते हैं उसे। तो 3 कंपोनेंट्स में कितने कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। आईज में, मतलब आई ओपनिंग में हम मैक्सिमम 4 मार्क्स दे सकते हैं। 4 में से नंबर दिए जा सकते हैं। 4 में से या तो पूरे 4 आएंगे, या 3 आएंगे, या 2 आएंगे, या 1 आएंगे। 0 मार्क्स नहीं होता ग्लासगो कोमा में। फिर अगली चीज़ होती है वर्बल रिस्पॉन्स, उसमें भी हम 5 में से नंबर देते हैं कि 5 में से 5 हैं, 5 में से 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या 1 है। मिनिमम 1 रहेगा, 0 नहीं होगा। और मोटर में हम 6 में से नंबर देते हैं। तो ईवीएम में हम 4, 5 और 6 में से पेशेंट को मार्क्स देते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं उसके, 6 और 4 10 और 5 15, मतलब टोटल 15 में से मार्क्स आ सकते हैं। और मिनिमम आ सकते हैं टोटल 1 + 1 + 1 यानी 3। यानी जो पेशेंट कंप्लीटली कोमेटोज है उसका भी जीसीएस 3 होगा, 0 नहीं होगा। और जो पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस ओरिएंटेड ओबेइंग कमांड है उसका मैक्सिमम 15 होगा। ठीक है साहब। तो अब आई ओपनिंग कैसे टेस्ट करना है। कुछ नहीं, आप पेशेंट के पास जाएंगे और उसे देखेंगे कि वो आंख खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। अब आप पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट बढ़िया जागा बैठा है और दुनिया को निहार रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसकी आई ओपनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है। तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग को हम 4 में से 4 नंबर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट आंख बंद किए हुए है फॉर वॉट एवर रीजन, और आप जाते हो उसकी आंख खुली नहीं है, और आप उसे आवाज देते हो कि मोटेलाल जी आंख खोलो, और मोटेलाल जी आंख खोलते हैं, तो इनकी आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस नहीं रही, वॉइस कमांड पे हुई, स्पीच पे हुई। तो आप इन्हें 4 में से 3 नंबर दोगे। अब अगर पेशेंट सो ही रहा हो तो, बिल्कुल पेशेंट सो रहा है, आंख बंद करके लेटा हुआ है, आपने जाके देखा पेशेंट की आंख बंद थी, आपने ई लिखा 3। क्यों? क्योंकि आपने आवाज दी और उसने आंख खोली तो ई हो गया 3, स्पॉन्टेनियस नहीं थी तो 4 नहीं हो सकता। पर अगर आपके बाद ही आपने उसकी आंख खुलवाई, एक और व्यक्ति आया, अब वो उसकी आंख देखेगा तो उसको आंख खुली मिलेगी, तो वो अपना ई लिखेगा 4। तो याद रखना, ग्लासगो कोमा स्केल डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है कि एक बार अगर E3 हो गया तो 3 ही रहेगा। इट कैन चेंज इन 1 मिनट, इट कैन चेंज इन 5 मिनट्स, इट कैन चेंज इन 2 डेज। तो जिस क्षण आप देख रहे हो उस क्षण आई ओपनिंग कैसी है, उसका बेस्ट स्कोर क्या है, आप वो लिख रहे हो। तो आपने देखा आंख खुली थी तो 4, या कि आपने देखा आंख बंद थी, आपने आवाज लगाई और खुलवाई, आपने लिखा 3, और दूसरा व्यक्ति आया उसने देखा कि अब तो खुली हुई है तो उसने लिखा 4। तो स्पीच पे हो गया। अगर स्पीच पे भी आंख नहीं खोलता है तो आप क्या करोगे, तब आप उसको थोड़ा सा पेन दोगे। अब पेन देने का भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ऐसा नहीं कि कहीं भी नोच रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं मरीज को कि आंखों खोलो, या वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि मार मार के कहते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ होश में क्यों नहीं आते। हमें पेन देने का एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना है, और अगर उस पर भी वो आंख नहीं खोलता है तब हम कहेंगे कि इसका आई ओपनिंग नन है। अगर पेन पे वो थोड़ी सी आंख खोल के बंद कर लेता है तो भी वो E2 में आएगा। पेन कैसे देना है सिखाता हूं। आप पेशेंट की फिंगर लेंगे, फिंगर नेल, साथ में एक पेन या कुछ चीज़ रखेंगे और उसके साथ उसकी उंगली को दबाएंगे। एक अच्छा फर्म ग्रिप से थोड़ा सा पेन क्रिएट करेंगे, वो भी 10 सेकंड तक के लिए पेन देंगे उसे। अगर वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो उससे आंख खोल देता है तो उसका ई हो गया 2। अगर वो उस पर भी आंख नहीं खोलता है तो उसका ई हो गया 1। सिर्फ इतना ही पेन देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। ठीक। अगर वो थोड़ी सी खोल के बंद भी कर लेता है तो भी उसका E2 है। ठीक। अब हमारे पेशेंट का कितना हुआ, आपने क्या लिखा था मैं बताता हूं।
हमारा पेशेंट चिल्ला रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, स्पॉन्टेनियसली खुली हुई हैं, तो मेरे हिसाब से इसका ई कितना हो गया सर? 4। इसका ई हो गया 4, हमने भी 4 लिख के रख लिया। पर और भी चीजें हो सकती हैं। अगर पेशेंट की आंखें बंद हैं, सोने के कारण नहीं, उसकी आंखें इतनी सूजी हुई हैं कि वो उन्हें खोल ही नहीं पा रहा, या उसको कोई फेशियल ट्रॉमा है या कोई फेशियल फ्रैक्चर है और उसके कारण पेशेंट की आंख खुल ही नहीं सकती है, तब क्या लिखेंगे उसे? तब हम कहेंगे कि इसकी आंख टेस्ट की ही नहीं जा सकती, या तो हम ये कहेंगे कि इसकी आंख सी है। मतलब हम ई में 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, हम ई में लिखेंगे कि इसकी आईज सी हैं, क्लोज्ड बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। या कुछ लोग इसको लिखना पसंद करते हैं एनटी, मतलब नॉट टेस्टेबल। ठीक है, तो अगर पेशेंट आंख खोल ही नहीं सकता है, आप उसे टेस्ट कर ही नहीं सकते हो, तो उसकी आई हो जाएगी सी या एनटी। और एक बार समझ के देखते हैं, अगर आपका पेशेंट ब्लाइंड है, वो आंख खोल तो सकता है पर देख कुछ नहीं सकता, तो अब उसका E4 तो हो ही नहीं सकता। अब आप क्या करोगे? आपने उसको आवाज दी और उसने आंख खोली, उसे कुछ नहीं दिखता, वो पूरा ब्लाइंड है, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट हो सकता है, ग्लूकोमा का पेशेंट हो सकता है, उसकी आंख खुली खुली लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा, तो उसका ई कितना होगा? आपने आवाज दी है, उसने आंख खोली है, उसका ई तब भी 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि ग्लासगो कोमा स्केल ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि व्यक्ति को दिख रहा है कि नहीं, उसने आपको देखा कि नहीं। जीसीएस ये टेस्ट कर रहा है कि वो आपकी बात सुन के आंख खोल सकता है कि नहीं। इट इज अबाउट द फिजिकल आई ओपनिंग, नॉट विजन। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ विजन, इट इज अ टेस्ट ऑफ आई ओपनिंग। तो उस व्यक्ति का ई 3 रहेगा। ठीक है साहब, तो आई ओपनिंग समझ में आया। अब वर्बल रिस्पॉन्स पे आते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में आप क्या देखेंगे? अगेन आप जाएंगे पेशेंट के पास और उससे बात करेंगे। आप उससे पूछेंगे कि मोटेलाल जी कैसे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ आ गए, ये क्या तारीख है आज, क्या महीना है, कुछ आइडिया है आपको? अब अगर वो पूरा ओरिएंटेड है, यानी उसे पता है कि वो कौन है, वो कहाँ पर है अभी, और उसे अपनी आज की तारीख नहीं हो पर महीना और साल पता है, तो हम मान लेंगे कि वो ओरिएंटेड है। आपने जाके उससे बात की कि मोटेलाल जी, या आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने बता दिया, और कहाँ पे हो, अस्पताल में हूँ, चलेगा। आज तारीख क्या है, वो तारीख तो नहीं पता, कुछ अप्रैल, हाँ ठीक है चलो, देन ही इज ओरिएंटेड, हिज वर्बल रिस्पॉन्स विल बी 5। लेकिन अगर आपने उससे बात की, वो जवाब दे रहा है लेकिन उसे श्योर नहीं, वो कंफ्यूज्ड है। बात करो तो वो जवाब देता है पर गलत जवाब देता है, ऐसे में हम उसे कहेंगे कि वो कंफ्यूज्ड है। हम उसका V4 लिखेंगे और साथ में ये भी नोट करेंगे कि द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड अबाउट टाइम। वो अपना नाम सही बता रहा है, वो अपनी जगह सही बता रहा है कि अस्पताल में हूं, पर उसको डेट टाइम का कंफ्यूजन है। तो हम लिखेंगे कि उसका V4 है और बाद में हम कमेंट्स में लिखेंगे कि ही वॉज oriented about name and place but he was confused about time। ठीक है साहब। यदि वो ये भी नहीं कर रहा है, यदि वो शब्द बोल रहा है जो इनअप्रोप्रिएट हैं, अनरिलेटेड हैं, जैसे जावेद अख्तर की शायरी कि जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे जंगल में आग, शब्द हैं लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा उनका, ऐसे में हम कहेंगे उसे कि वो V3 है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं विच आर अनरिलेटेड। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात कर रहा है, अगर वो आपसे बात कर रहा है, जवाब दे रहा है और गलत दे रहा है, तो वो V4 है, कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड हैं, कुछ लोग गाली बकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और गाली भी किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, इन जनरल अपने अंतरात्मा की व्यथा निकाल रहे हैं, वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, वो V3 है। अगर ये शब्द भी नहीं निकल रहे हैं और केवल आ उ ई ऐ चल रही है, देन इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, जिन्हें हम कहते हैं मोन्स, ग्रोन्स, मम्बल्स, कि आपने दबाया, पेन किया और पेशेंट ने आ किया, दैट इज V2। तो आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट ओरिएंटेड है, उसे सब पता है, V5। कंफ्यूज्ड है, जवाब देता है लेकिन सही नहीं देता, इट इज V4।
इनअप्रोप्रिएट अनरिलेटेड वर्ड्स बोल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, बोल रहा है पर उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, बड़बड़ाना जिसे हम कहते हैं, इट इज V3। अगर सिर्फ आवाजें कर रहा है, कोई शब्द नहीं है, देन इट इज V2। और अगर पेन पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, देन इट इज V1। ठीक है साहब, समझ में आया? आगे चले। अगर यही पेशेंट गले में ट्यूब डला पड़ा है, वेंटिलेटर पे है, तो क्या करेंगे? व्हाट इफ द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड? उसका V क्या लिखेंगे? उसका E हम जो होगा लिख देंगे कि आई ओपनिंग टच पे थी, पेन पे थी, क्या थी। हम उसका मोटर जो होगा देखेंगे, लेकिन हम उसके V को लिखेंगे VT। ठीक है, हम उसका वोकल रिस्पॉन्स जो है, सॉरी, उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसे हम T लिख देंगे। T मतलब पेशेंट को ट्यूब डली हुई है, इसलिए हम असेस नहीं कर पाए। साथ में हम नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि पेशेंट वॉज सेडेटेड एंड पैरालाइज्ड एंड ऑन वेंटिलेटर, या वॉज नॉट सेडेटेड नॉट पैरालाइज्ड वॉज ऑन वेंटिलेटर। मे बी वो गुलियन बारे सिंड्रोम के कारण वेंटिलेटर पे है, अब वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, सब पता है उसको, पर सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए ट्यूब डली हुई है। तो आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आंख खोले हुए, तो आप उसका E4 लिख देंगे। यदि वो हाथ उठा पा रहा है, तो आप उसका जो M है वो 4, 5, 6 जो भी होगा वो लिख देंगे, लेकिन V को आप लिखेंगे T। तो ऐसे व्यक्ति का GCS कैसे लिखोगे? I का स्कोर जोड़ दोगे M के स्कोर में और V में लिख दोगे T। तो आप ऐसा लिखोगे उसको कि GCS इज इक्वल्स टू 8T और 9T और वॉट एवर। ठीक है सर? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं वर्बल को, कि अगर पेशेंट सिर्फ आ कर रहा है दर्द में, तो उसका V2 है। अगर वो बड़बड़ा रहा है, रैंडम वर्ड्स बोल रहा है, तो वो V3 है। अगर वो जवाब दे रहा है लेकिन डिसओरिएंटेड है, गलत जवाब दे रहा है, उसको वो कहता है कि मेरा नाम तो शर्मा है और मैं तो घर में हूं, तो आप कहोगे कि वो V4 है। पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड V5। तो साहब तीसरी चीज पे आते हैं GCS की। तीसरी चीज है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स कैसे देखेंगे? आप जाएंगे पेशेंट के पास और उसे एक 2 स्टेप की कमांड देंगे। आप कहेंगे मेरा हाथ पकड़ो और छोड़ो, या जीभ निकालो और अंदर कर लो। 2 स्टेप का इसलिए कि आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा साथ में। नहीं तो अगर पेशेंट की आधी जबान बाहर है, आपने कहा जीभ निकालो, अब आपको नहीं समझ में आएगा कि वो आपके कमांड के कारण निकाल रहा है या वैसे ही निकाले हुए है। या आपने कहा हाथ पकड़ो, अब वो वैसे ही हाथ टाइट किए हुए है, आपने उसके हाथ में उंगली दे दी अपनी और कहा टाइट करो, अब आपको लग रहा है कि पकड़ रहा है, नहीं। आप उसे क्लियर कट 2 स्टेप का कमांड दोगे कि हाथ पकड़ो और छोड़ो, या जीभ निकालो और वापस अंदर कर लो। उससे आप उसका मोटर रिस्पॉन्स जज करोगे। मोटर रिस्पॉन्स कैसे जज करोगे? पहली चीज, आपने कमांड दी, उसने पूरी फॉलो कर ली, उसका M हो गया 6। लेकिन अगर वो कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा पेन दोगे। पेन कैसे दोगे? अभी सिखाया था। आप उसकी उंगली पे एक पेन पेंसिल लगा के दबाओगे। अगर वो जाता है और आपके हाथ को हटा देता है दूसरे हाथ से, तो वो पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, और ऐसे में आप उसका रिस्पॉन्स लिखोगे M5। ठीक है? अगर वो पेन को स्पेसिफिकली लोकलाइज कर पा रहा है, आपने उसकी आंख दबाई, मान लो उसका आपने सुप्रा ऑर्बिटल रिज में दबाया, और उसने अपना हाथ उठाया और क्लेविकल के ऊपर तक लेके आया आपके हाथ को हटाने के लिए, तो वो पेन को लोकलाइज कर रहा है, उसका M हो जाएगा 5। लेकिन अगर वो पेन को लोकलाइज नहीं करता और केवल विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब अपनी बॉडी से दूर हाथ को लेके जाता है, देन इट इज M4। मतलब आपने उसकी उंगली दबाई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की आपसे, क्लियर कट पेन के कारण, पर विड्रॉ कर रहा है, केवल फ्लेक्शन कर रहा है, बॉडी से दूर ले जा रहा है, देन इट इज M4। इनमें M में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। हाँ, यदि आपने उंगली पकड़ने को कहा, छोड़ने को कहा, उसने पूरा किया, M6 है। अगर उसने पेन को लोकलाइज कर लिया कि आपने आंख दबाई और वो अपना हाथ क्लेविकल के ऊपर तक लेके गया आपको दूर करने के लिए, देन इट इज M5। अगर उसने सिर्फ एक विड्रॉल दिखाया पेन से, देन इट इज नॉर्मल फ्लेक्शन और M4। 2 चीजें और हो सकती हैं कि यदि आपने उसको पेन किया और उसने एक फ्लेक्शन तो दिखाया,
पर वो विड्रॉल वाला फ्लेक्शन था नहीं था, वो बॉडी से दूर नहीं लेके गया हाथ को, उसने हाथ को फ्लेक्स करना शुरू किया ऐसे, और वो हाथ को अपनी कोर के पास लेके आ गया। ये आपकी बॉडी की कोर है, और वो हाथ को ऐसा कोर के पास लेके आया, तो हम उसे कहेंगे डी कोर्टिकेट रिस्पॉन्स। फिर से आपने उसे पेन किया, उसने हाथ को विड्रॉ नहीं किया, उसने हाथ को ऐसा मोड़ लिया ऐसा, और वो हाथ को अपनी कोर के पास लेके आया, फ्लेक्शन किया उसने, तो हम कहेंगे इसे डी कोर्टिकेट रिस्पॉन्स। और अगर उसने इसी चीज में हाथ को फ्लेक्स करने की बजाय ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो हम कहेंगे उसे डी सेरिब्रेट रिस्पॉन्स। वन इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड अदर इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, तो फिर से 6-5 तो समझ में आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पेन से उसने विड्रॉ किया तो आप उसे एक पेन और देखेंगे, बताता हूं वो भी। और अगर उसने डीकॉर्टिकेट या डीसेरिब्रेट रिस्पॉन्स दिया तो आप उसका M3 या 2 लिखेंगे। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप उसका M1 लिखेंगे, यानी कि नन, जीरो नहीं होगा। हाँ, तो फिर से आपने पेशेंट की उंगली दबाई, आपने उंगली दबाई, पेशेंट ने दूसरा हाथ लाके आपका हाथ पकड़ लिया, दिस इज M5। उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा लेकिन अपनी उंगली को छुड़ाने की कोशिश की पेन से, ये विड्रॉल है। ये M4 हो सकता है, लेकिन अब हम एक काम और करेंगे। क्या करेंगे? अगर आपने उंगली दबाई, उसने विड्रॉ करने की कोशिश की, तो हम उसे एक सेंट्रल पेन स्टिमुलस और देंगे। ये पेरिफेरल पेन स्टिमुलस है, बाहर की तरफ, यहां से वो स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए जाएगा। हम उसे एक सेंट्रल पेन स्टिमुलस देंगे जो सीधी ब्रेन तक जाती है, पेन की स्टिमुलस, लेकिन जो डायरेक्टली ब्रेन तक जाएगी। कैसे देंगे? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति की ट्रेपेजियस मसल होती है, उसको हम दबाएंगे अपनी 4 फिंगर और थंब से यूं करके, और थोड़ा सा एक 10 सेकंड तक के लिए प्रेस करेंगे, होगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ये सेंसेशन सीधा ब्रेन में जाएगा और वो क्या रिस्पॉन्स देगा वो हम चेक करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, हम उसे सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर देंगे। सुप्रा ऑर्बिटल मतलब क्या? कि उसकी जो आंख की बोन है, इसके जस्ट नीचे इस बोनी रिज को हम दबाएंगे, 10 सेकंड तक फर्मली प्रेस करेंगे। उसकी आंख में अंगूठा नहीं ठूंसना है, उसकी इस बोनी रिज को दबाना है। ये हम उसे सेंट्रली पेन देके देखेंगे कि वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। यदि आपको M4 लग रहा है तो हम दोनों साइड उसका ट्रेपेजियस या सुप्रा ऑर्बिटल दबा के देखेंगे और उस रिस्पॉन्स को नोट करेंगे। क्यों भला दोनों साइड? क्योंकि मान लो अगर उसकी एक साइड पैरालाइज्ड है और आपने एक ही साइड देख के छोड़ दी और आप लिख के आ गए कि इसका तो M1 है, और दूसरी साइड उसकी ठीक थी, उससे वो विड्रॉल कर रहा था, लोकलाइज कर रहा था, तो आपको हमेशा दोनों साइड का देखना है। आप जाएंगे, उसको दोनों साइड का पेन देके देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्ड किया, और दोनों में जो बेहतर होगा वो लिखेंगे। इवन आप दोनों लिखेंगे कि M4 ऑन लेफ्ट साइड एंड M1 ऑन राइट साइड। आया समझ में? तो फिर से चलते हैं। पेशेंट ओबेइंग कमांड है, बहुत अच्छी बात है। पेन लोकलाइज कर रहा है, यानी आपने उसकी सुप्रा ऑर्बिटल दबाई और वो हाथ को यूं नहीं लेके गया, वो हाथ को क्लेविकल से ऊपर ले गया, उसने आपके हाथ को हटाने की कोशिश की, तो उसका M5 हो गया। अगर उसने हटाने की कोशिश नहीं की और उसने ऐसे करके मोड़ लिया हाथ, तो उसका M हो गया कितना सर? नहीं, M3 हो जाएगा यदि वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है। और अगर उसने हाथ को ऐसा किया, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, तो वो M हो जाएगा 2। तो ये रिस्पॉन्स है डीकॉर्टिकेट एबनॉर्मल फ्लेक्शन का, और ये रिस्पॉन्स है डीसेरिब्रेट एबनॉर्मल एक्सटेंशन का। आप हाथों की पोजीशन देखो, आप पैरों की पोजीशन देखो, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है इससे? इससे फर्क ये पड़ता है कि बिना एनाटमी समझो कि यहाँ पे आपके शरीर में ब्रेन में एक न्यूक्लियस है, क्या कहते हैं? रेड न्यूक्लियस कहते हैं। अगर M3 आ रहा है तो लीजन इसके ऊपर है, अगर M2 आ रहा है तो लीजन यहां पर है, बिल्कुल ब्रेन स्टेम पर ही लीजन है आपका। ठीक है, तो अगर M3 है तो लीजन इस न्यूक्लियस के ऊपर है, M2 है तो न्यूक्लियस इसके नीचे है। M अगर 2 आ रहा है तो इट इज बैड रिस्पॉन्स। M2 है तो प्रोग्नोसिस ज्यादा खराब है, M3 है तो फिर भी बेहतर है। तो मोटर रिस्पॉन्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई? पहली पॉसिबिलिटी हो गई कि ओबेइंग कमांड। अगर उसने आपका हाथ हटा दिया, धक्का दिया आपके हाथ को, तो हो गया M5।
अगर उसने आपका हाथ तो नहीं हटा पाया पर अपना हाथ खींच लिया, देन इट इज विड्रॉल। जैसे ही विड्रॉल का डाउट हुआ आपको, आपने तब तक पेरिफेरल पेन दिया था, जैसे ही आपको विड्रॉल का डाउट हुआ, आप उसकी आंखें प्रेस करोगे या आप उसकी ट्रेपेजियस प्रेस करोगे, 1 बाय 1 दोनों साइड की। अब आप देखोगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। यदि वो ये करता है या ये करता है तो आप M3 या M2 लिखोगे। अगर कुछ भी नहीं करता है तो M1 जाएगा इसका। हमारे व्यक्ति का क्या होगा जरा बताओ। हमारे व्यक्ति की आई ओपनिंग फुल है, पूरी आंखें खोले हुए है और हाय हाय कर रहा है, ठीक है। उसके जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स नहीं है, कंफ्यूज्ड है, गालियां बक रहा है, सिस्टर को मार रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। उसका वर्बल रिस्पॉन्स अपन क्या माने, V3 हो सकता है या V4 हो सकता है, ठीक है। M में आपने कहानी सुनी थी, नर्सिंग स्टाफ गई थी, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसको घूंसा मार के अलग किया। ये M कौन सा हुआ, उसने पेन लोकेलाइज किया और M5 है। वो कमांड ओबे नहीं कर रहा पर अपनी तरफ कोई आए तो वो उसको मार के भगा सकता है। ऐसे ही हाथ पैर नहीं फेंक रहा है, वो पर्पसफुली कह रहा है कि मुझे ना पकड़ो। तो इसका E हुआ 4। V को आप 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या बात कर रहा है। M उसका है 5, तो इसका टोटल GCS कितना हो गया, 5 और 4 9 और 4 13। 13 हो सकता है और 12 हो सकता है। यदि उसका V3 है तो ये 12 हो जाएगा, V4 है तो वो 13 हो जाएगा। अगर किसी की GCS वैल्यू 13-15 की रेंज में है तो वो माइल्ड इंजरी मानेंगे, अपन हेड इंजरी की बात कर रहे हैं। यदि वो 13 से 9 के बीच में है, 12 से 9 के बीच में है तो हम कहेंगे मॉडरेट है। और यदि वो 8 से नीचे है तो हम कहेंगे कि वो सीवियर है। और 8 से नीचे अगर किसी की GCS आ रही है हेड इंजरी में तो वो इंट्यूबेशन का इंडिकेशन है। ऐसे व्यक्ति को आपको एयरवे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यदि 5 से भी नीचे है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो बहुत सीरियस है। तो यदि हमारे मोटे लाल जी के पास डॉक्टर साहब जाते और देखने की कोशिश करते और उनका सुप्रा ऑर्बिटल प्रेस करते और वो हाथ को ऐसे मोड़ लेते तो उनका M कितना आता, मुझे नीचे लिख के बताना, ठीक है साहब। चलो, अगर उनके पास गए कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो M6। अगर नेल बेड प्रेशर लगाया तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो M और कम है। सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर लगाया और उन्होंने हाथ यूं मोड़ लिया, उनका M कितना होगा ये आपको लिख के दिखाना है। और एक एग्जांपल देके देखते हैं। इस व्यक्ति की आंखें पेन पर खुलती हैं तो क्या हुआ, इसका E कितना होगा। आप गए, ये आंख बंद करके लेटा है तो E4 नहीं है। आपने आवाज लगाई मोटे लाल जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, E3 भी नहीं है। आपने नेल बेड पर प्रेशर लगाया, इसने आंख खोली 1 मिनट को, इसका E हो गया 2, ठीक है। अब इसका V कितना होगा, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, इसका V हो जाएगा, ट्यूब डली है, VT। अब आपने इसको हाथ दबाया और इसने विड्रॉ किया, लोकेलाइज नहीं किया, विड्रॉ किया अपना हाथ, तो M हो जाएगा इसका 4। तो हम इसका GCS कैसे लिखेंगे, इसका GCS होगा 6T। 6T क्यों, आंख का 2, M का 4, दोनों मिला के 6 और V का T। इसका GCS हो गया 6T, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमारी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहेगी। हम पेशेंट के पास जाएंगे, हम चेक करेंगे कि कोई कंफाउंडिंग फैक्टर तो नहीं है। मतलब पेशेंट मान लीजिए कोई लैंग्वेज बैरियर है या कोई हियरिंग एड है या बहुत अल्कोहल की स्मेल आ रही है, ऐसी चीज़ें जो हमारे असेसमेंट को प्रभावित कर सकती हैं, उसे हम चेक करेंगे और नोट डाउन करेंगे। भाई आप यहाँ पे हो, कोई अफ्रीकन पेशेंट आता है, कोई विदेशी मरीज आता है जिसका लैंग्वेज बैरियर है आपके साथ में, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि आप उसको बोलोगे कि मिस्टर सो एंड सो मेरा हाथ पकड़िए और छोड़िए, उसको समझ में ही नहीं आएगा तो आप कैसे जज करोगे। ये आपको नोट करना है। फिर आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे। आप ऑब्जर्व करोगे कि वो आंखें अपने आप खुले हुए है क्या, या वो हाथ पैर कैसे चला रहा है नहीं चला रहा है, कैसा पड़ा है। जैसे भी रिस्पॉन्स होंगे उसके बाद आप स्टिमुलेट करोगे, या तो उंगली पे पेन से या सुप्रा ऑर्बिटल पेन से। उसके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उनका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, दोनों साइड का देख के वो आप नोट करोगे। और एक एग्जांपल देख लें। अर्पित जी हैं, गुलियन बारे सिंड्रोम के साथ भर्ती हुए हैं।
अब आप इनके पास जाते हो, ये वेंटिलेटर पे नहीं है पर पैरालाइज्ड है नीचे से, आईसीयू में है, आंख खोले पड़े हैं, तो उनका ई कितना हो गया सर? 4। अब आप उनसे बात करते हो, वो बात कर पा रहे हैं, विस्पर करके बोल पा रहे हैं। आप पूछते हो कि अर्पित भाई कैसे हो, अब थोड़ा सा वीकनेस यहां भी आने लग गई है, पर वो बोल पा रहे हैं कि मैं ठीक हूं, यहां हूं, वहां हूं, ठीक है। उनका वी हो गया 5। आप उनसे हाथ पांव हिलाने को बोलते हो, लेकिन उनके हाथ भी पैरालाइज्ड हैं, उनके पैर भी पैरालाइज्ड हैं। अब आप क्या करोगे? उनका एम क्या लिखेंगे हम उनसे कहेंगे कि अपनी जीभ दिखाओ, और अगर वो अपनी जबान निकाल के वापस अंदर कर पा रहे हैं तो उनका एम तब भी 6 रहेगा, क्योंकि ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस की जांच है, अराउजल की जांच है, अवेयरनेस की जांच है, मोटर पावर की जांच नहीं है। हो सकता है कि हम उनकी लिखें कि पावर ग्रेड 0 है चारों हाथ पैर में, लेकिन अगर वो जीभ निकाल पा रहे हैं, जीभ अंदर कर पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से उनका एम 6 रहेगा। ठीक है, तो इनका जीसीएस कितना बनेगा? 6 और 4 10 और 5 15, 15/15 है, भले उनके दोनों हाथ पैर पैरालाइज्ड हों। ठीक है, तो जीसीएस में कॉमनली गड़बड़ें क्या होती हैं? एक गड़बड़ ये होती है कि आप बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं लिखते, दोनों साइड में जो बेटर है वो लिखना है। दूसरा, आप पेन स्टिमुलाई अलग देते हो, गलत देते हो, आप नोच रहे हो, आप थप्पड़ मारे हो और उससे सोच रहे हो कि आप रिस्पॉन्स लिखो। फिर लैंग्वेज बैरियर है, पेशेंट की और आपकी भाषा अलग है, या पेशेंट सुन नहीं सकता, उसको कान की मशीन लगती है लेकिन मशीन नहीं है, या पेशेंट सिडेटेड है और पैरालाइज्ड है। ये सारी चीज़ों में आपको लिखना है। पेशेंट को फेशियल ट्रॉमा है, उसकी आंख बंद है, या पेशेंट अफेजिक है, वो सुन पा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। अब आप उसका वर्बल रिस्पॉन्स कैसे लिखोगे? तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो तो आपको नोट डाउन करना है कि वो कंडीशन क्या है। तो आपको याद रखना है कि जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल सिर्फ एक स्केल है जो कॉन्शियसनेस देखने के लिए है। इसमें एक बार की वैल्यू मैटर नहीं करती, आपको ट्रेंड देखना है। हर ड्यूटी डॉक्टर जब आके पेशेंट को देखेगा अपने राउंड्स के टाइम पे, तो वो उसकी जीसीएस लिखेगा। हर 8-8 घंटे पे जब ड्यूटी चेंज होगी, या जितना भी न्यूरो सर्जन ने कहा है, आपको उसका जीसीएस मॉनिटर करना और ट्रेंड देखना है। हमेशा फुल डिटेल में लिखना है, खाली ये नहीं लिखना है कि जीसीएस 13, आपको लिखना है कि उसके तीनों कंपोनेंट्स कैसे हैं। यदि 2 अलग अलग साइड में अलग अलग कंपोनेंट आ रहे हैं तो आपको वो भी लिखना है। फिर आपको समझना है कि ये कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं है, ये ABCDE का एक छोटा पार्ट है, आपको बाकी की सारी चीज़ें भी करनी है और डॉक्यूमेंट और ट्रीट करनी है। फिर जीसीएस अगर किसी की 9 है या 10 है तो उसका कॉज आपको कंसिडर करना है। मान लो कोई पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन में, यानी उसको कन्वल्शंस आए थे और वो अभी कंफ्यूज स्टेट में है, उसकी जीसीएस भी 10 हो सकती है, हेड इंजरी वाले की भी हो सकती है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले की भी हो सकती है। और तीनों के केस में जीसीएस 10 का मतलब अलग अलग होगा। जीसीएस मेनली हेड ट्रॉमा के लिए काम की है या ट्रॉमा विक्टिम्स के लिए काम की है, पर अलग अलग बीमारियों में एक ही वैल्यू के अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू हेड इंजरी में है। अब जाने के पहले आपको एक क्विज दे के जा रहा हूं, आपको इसका जवाब चैट बॉक्स में लिखना है कि एक पेशेंट गिरने के बाद अनरिस्पॉन्सिव मिला, उसकी आंखें केवल नेल बेड प्रेशर पे खुल रही हैं, वो पेन के साथ बस आ की आवाज निकालता है, क्लियर शब्द नहीं बोलता। अगर उसको जरा भी पेन स्टिमुलस दिया जाए तो उसकी आर्म्स ऐसे फ्लेक्स हो जाती हैं चेस्ट पे आके, उसका जीसीएस कितना होगा? जाने के पहले मोटेलाल का क्या हुआ? हाँ, मोटेलाल को डंडा पड़ा था, मोटेलाल के सर में एक एपिड्यूरल हेमाटोमा था जिसको ऑपरेट किया गया, वो ठीक हुए और घर पे हैं और बढ़िया हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे लिख के बताइएगा, और क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे लिख के बताइएगा। मेरा प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी, जिस पे 1.25 लाख डॉक्टर्स मुझसे पढ़ते हैं, उस पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, आप जाके और कोर्सेज भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।